नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बंगाल में काफ़ी कुछ बदल गया है, चेंज हो गया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इलेक्शन होंगे, ये तो आपको पता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब ताबड़तोड़ वहाँ के प्रशासनिक अमले को, पुलिस को रीऑर्गेनाइज़ कर रहा है। डीजीपी बदल दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए गए हैं, जो ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरीके से मोड में आ गया है कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। लेकिन ममता बनर्जी को तो इसकी आदत नहीं है। उन्हें आदत है रायता फैला करके विक्टिम कार्ड खेलने की। सुप्रीम कोर्ट खेलना उनकी आदत है। लेकिन अब वो बड़ी निराश हैं। उनकी अपनी सीट यानी कि भवानीपुर सीट की बात करें तो जिस भवानीपुर सीट पर 48,000 नाम पहले ही काटे जा चुके हैं, और अगर नंबर्स देखें तो ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट हार रही है एक तरीके से। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश गोयल जी, जम्बो टॉक से। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार मनविंदर जी, और आपको प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को जम्बू टॉक्स की तरफ से, नीतीश की तरफ से आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। और दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जम्बो टॉक पे भी नीतीश जी को मिला करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीतीश जी, ममता दीदी के पसीने क्यों छूट रहे हैं? अभी से छाती पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2 शब्दों से शुरू करता हूँ जो मैंने अभी बोले। एक जय श्री राम और दूसरा वंदे मातरम। अभी जब मैं वंदे मातरम की बात करता हूँ तो वंदे मातरम उसी धरती से आता है। और एक बार फिर से मैंने अभी एक दिन पहले बंगाल के ऊपर से, बंगाल के ऊपर एक छोटा शॉर्ट बनाया था, और उसमें मैंने ये बताया था कि जो बांग्ला भाषी है वो बांग्ला भाषी बदल। एक समय था, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जब बंगाल क्या सोचता है, शेष भारत कल ये सोचेगा। ये वहां की एक बात थी। बंगाल के इतिहास को समेटेंगे तो दशकों लग जाएंगे केवल समेटने में, जो बंगाल का योगदान है, बंगाल का भद्रलोक किस तरीके से सोचता था। लेकिन आज ऐसा लगता है, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात आती है, बंगाल के भद्रलोक ने ठोकरों में ही जीना सीख लिया है। ऐसा कहते हैं कि ठोकर खा के आदमी जीना सीखता है, लेकिन बंगाल का जो भद्रलोक है उसने ठोकरों में ही जीना सीख लिया है। अब वो उन ठोकरों से आगे निकलना चाहता है, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण बन जाता है, और इसलिए वंदे मातरम एक बार फिर से इस नई क्रांति का अग्रदूत बनेगा, अग्र परिचायक बनेगा। और इसीलिए तेलंगाना के विधायकों को परेशानी होती है जब जनगण मन के बाद में विधानसभा में वंदे मातरम गाया जाता है और वो निकल जाते हैं वहां पीछे से। तो ये बताता है कि उनकी भक्ति जो है वो केवल अपने मजहब के प्रति है, उनकी भक्ति देश के प्रति नहीं है। यहां मैं ये भी बताता चलूं कि आसाम जो है, आसाम से टफ नहीं है बंगाल। आप डेमोग्राफिक कंडीशन से देखें तो, मैं पॉलिटिकल कंडीशंस की बात नहीं कर रहा हूं। असम में तो 35-36% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। अगर हम ऐसा ही बात करें कि भाई बीजेपी किसको कौन वोट देता है, और कांग्रेस को कौन वोट देता है, या टीएमसी को कौन वोट देता है, कम्युनिज्म को कौन वोट देता है, और बंगाल में तो 26% के आसपास है, तो 10% से ज्यादा का अंतर वोट में, डेमोग्राफिक में असम की तुलना में बंगाल में कम है। लेकिन अब यहां पर देखिए, दूसरा शब्द जो मैंने बोला वो है जय श्री राम। आप ध्यान करेंगे 2026 का ये चुनाव है। 2021 का जब चुनाव हुआ था उस समय ये जय श्री राम का नारा बहुत चला था। और जिस तरीके से, देखिए, ममता बनर्जी एक माहिर चुनावी खिलाड़ी है और वो पॉलिटिक्स करना अच्छे तरीके से जानती है। उन्होंने इस चुनाव को बंगाली अस्मिता पर लिया था, और ये खेल शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से भी सीखा हो। जब मोदी जी को सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, तब मोदी जी ने क्या कहा था? ये गुजराती अस्मिता का प्रश्न हो जाता है। और वो चाहे वाले से लेकर के, मौत का सौदागर से लेकर के, और उन्हें नीच से ले हर चीज को वो अपने व्यक्तिगत सम्मान के साथ साथ में पूरे प्रदेश के सम्मान के साथ में जोड़ लेते थे, देश के सम्मान के साथ में भी जोड़ लेते थे कि अगर चौकीदार चोर है तो मैं भी चौकीदार। यहां एक राजनीतिक बिंदु विमर्श का सामने आता है। तब आज के चुनाव में देखेंगे तो अब जय श्री राम से हट करके वो चीज जय मां दुर्गा और जय मां काली पर आ गई। अभी आप पूरे के पूरे स्टेट में बीजेपी की जो कैंपेनिंग है, बिकॉज मैं यहां पर पहले क्लियर कर दूं कि नाउ बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म बंगाल विद इट्स पार्टी। ये होने वाला है। अगले जो 1.5 महीना है ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मैं तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूं, केरल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन असम में, पुदुचेरी में, और खास तौर पे, विशेष तौर पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।
इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक एक करके हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले मैंने बंगाली अस्मिता की बात की कि अब की बार विक्टिम कार्ड खेलने का एक बड़ा मौका कि ये बाहर वाले आएंगे। तो क्या बोलती थी, बाहर वाले आएंगे, ये जय श्री राम वाले हैं, हम माँ दुर्गा वाले हैं। इस बार जय श्री राम की बात बहुत ज्यादा वहां पर नहीं हुई है, यानी कि आपको आपका विक्टिम कार्ड खेलने की बात वहां पर नहीं दी गई है। ऐसा प्रबंधन है, एक एक करके सब पर बात करेंगे। छोटा पॉइंट मैंने शुरुआत में रखा है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अभी 40 से 45 लाख वोटर्स हैं जिनकी छटनी चल रही है और ये 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। आपको क्या लगता है इसमें प्लेयर कौन होगा? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, परेशान हो जाता है, तो उसकी परेशानी की वजह कुछ तो होती है। ममता बनर्जी को इससे ज्यादा परेशान आज तक कभी भी नहीं देखा गया। वो फाइटिंग लेडी है, इस बात को, फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर है। अगर यही फाइटिंग स्पिरिट राहुल गांधी के अंदर होती तो कांग्रेस का बहुत भला हो चुका होता, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर नहीं है। दिखावटी फाइटिंग स्पिरिट है, ममता बनर्जी के ऊपर है। लेकिन ममता बनर्जी इस समय फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है, और फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति बहुत सारी चीजें गलत ही करता है। मैं यहाँ पर आपको ये बोलूं कि लिंगदो, जेएम लिंगदो जो है गुजरात में, आप अभी इस समय गुजरात में है, और गुजरात के साथ में ही जेएम लिंगदो जुड़े हुए थे। इससे पहले टीएन शेषन की बात करें, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आज के लोकतंत्र को बड़ा स्थायी बनाने के लिए उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें टीएन शेषन की, तो सब लोगों ने उनको सराहा। टीएन शेषन लिंगदो वही परंपरा को आज ज्ञानेश कुमार भी निभा रहे हैं। अब आप देखिए, ओम बिड़ला के विरुद्ध बात करना कि उनको पद से हटा दिया जाए, ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध बात करना कि उनको पद से हटा दिया जाए, और सीजेआई इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके विरुद्ध भी लगभग यही बात करना। और यही कारण है कि इस समय एसआईआर के लिए जुडिशियल अपॉइंटीज की गई हैं, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहां पर नहीं दे रहे थे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर फेल हो रहा था, इसलिए जुडिशरी अपॉइंटमेंट की गया है। यानी कि भारत का प्रशासन जो है बहुत कीन है। और यहाँ पर ये भी देखिए, पहले कुछ लोग लग रहा था, पहले काफी सारे बड़े बड़े हमारे विचारकों ने कहा, अपनी समझ से उनका विचार गलत भी नहीं था, कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस चुनाव को, विशेष तौर पे बंगाल के चुनाव को, दीपावली तक लेकर के जाए। मुझे भी एक बार भी ठीक लग रहा था कि अगर हो सकता है कि भाई उनको लंबा समय चाहिए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि हम दूसरों की पिच पर नहीं खेलेंगे। पिछला चुनाव जो हुआ था 8 चरणों में हुआ था। अब बंगाल में आप और हम सब अच्छे तरह से जानते हैं कि गुंडई चलती है। अब गुंडई चलने के लिए उनको समय चाहिए, यानी कि मॉब को एक तरफ से लेकर के दूसरे तरफ शिफ्ट करना होगा। केवल 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, असम में, पुदुचेरी में और केरल में 9 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। बचते हैं 2 स्टेट, एक पश्चिम बंगाल और एक तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा चुनाव 23 अप्रैल को हो जाएगा। सॉरी, तमिलनाडु में पूरा का पूरा चुनाव 23 अप्रैल को हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होगा। यानी कि आपके पास में पूरी ताकत रहेगी। और दूसरी चीज, 9 से 23 इन दिनों में तो 14 दिन का अंतर है, 2 सप्ताह का अंतर है, लेकिन 23 से 29 में कुल जमा 5-6 दिन का अंतर है। तो यानी कि आपकी मॉब, आपके गूंस को मोबिलाइज भी नहीं होने दिया जाएगा। और 29 अप्रैल के समय तो पूरी की पूरी फोर्स रहेगी, कंप्लीट फोर्स रहेगी सेंट्रल की। और रही बात ये कि आचार संहिता भी लगा दी गई है। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी, तुरंत आचार संहिता लगा दी गई थी। यानी कि आपके पास में अब जो आपकी गवर्नमेंट हो जाती है वो प्रोटेम गवर्नमेंट हो जाती है, यानी कि उसके पास में कोई विशेष अधिकार नहीं रहता, वो मानद सरकार चला रही होती है। आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी विशेष तौर पर चपरासी की भी नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए और दूसरी बात, एक बार मैं यहाँ पे ये बात कर दूं कि आचार संहिता लगा दी गई, मैंने ये भी बता दिया कि आपको 23 अप्रैल 29 अप्रैल तो जो फोर्सेस होंगी, सीआरपीएफ या कुछ भी, वो उनकी तैनाती भी अच्छे तरीके से होगी। ये एक बात क्लियर हो जाती है। देन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम किया है कि उन्होंने ये चीज भी अपने दिमाग में लाया कि जो मेहनत हम लोग कर रहे थे, हमें भारत की जनता को विश्वास में रखना है कि हम किसी एक स्टेट के साथ में पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो हमने सबके साथ में किया वही हमने इनके साथ में भी किया, यानी कि हम अपनी जमीन पर पक्के हैं, हम अपने विचार पर भी पक्के हैं, उसके आधार पे हम चल रहे हैं। वरना अगर ये होता कि बाकी सारे स्टेट के चुनाव हो जाते, पश्चिम बंगाल से कुछ विशेष डर लगता है, पश्चिम बंगाल से डर नहीं लगता है। ये वैसे ही है कि वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद द चाइना, चाइना के लोगों के साथ में प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव द प्रॉब्लम विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है
उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके राजनीतिक नेतृत्व से प्रॉब्लम हो सकती है, चीन के लोगों के साथ में हमारे साथ में क्या समस्या हो सकती है, नहीं हो सकती। वैसा ही पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, उनके साथ में क्यों समस्या हो सकती है, उनके चुनाव को ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को भी 6 महीने गर्त में क्यों ढकेलना है, यह प्रश्न आता है। 64 वर्ष हो गए मनमिंदर जी, 64 वर्ष। मैंने चाइना की बात छोड़ी है, चाइना और बंगाल का कनेक्शन आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। 64 साल हो गए हैं। 64 साल से बंगाल में क्या हुआ है, इसलिए मैंने शुरुआत की थी कि पश्चिम बंगाल का भद्रलोक, जहां पर यह आता था कि जो बंगाल सोचता है वो शेष विश्व सोचेगा, जहां पर चैतन्य महाप्रभु होते हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, जिन्हें भारत का बेसिकली प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है, जहां सबसे कम आयु के फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस होते हैं, ऐसे कितने नाम आप बंगाल के बारे में ले सकते हैं। उस बंगाल के भद्रलोक ने ठोकरों में जीना सीख लिया है, और उसका रीजन कम्युनिज्म और उसके बाद में ममता का फैलाया हुआ मायाजाल है। जी, आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, पलट करके टीएमसी क्या कह रही है कि 2 फेज में चुनाव होंगे, हमको फायदा होगा। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से आपने बात की, हिंसा का ट्रेंड तो वहां रहा ही है। चुनाव के लंबे फेजेस से उनकी काट निकाल लिया ना चुनाव आयोग ने। देखिए, ये वो कोई आदमी, मैंने इसीलिए कहा कि वो फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है। इससे पहले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे खिलाफ हैं, राष्ट्रपति भी हमारे खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे खिलाफ चुनाव आयुक्त भी हैं, हमारे खिलाफ वो स्पीकर भी हैं, ये सब हमारे खिलाफ हैं। तो आप, इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा हीरो बनाने की प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपका हीरोइज्म जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पिछले 15 साल देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय जो मोदी जी जो पर्सनल अटैक जो है, वो मैंने पिछली बार भी चुनाव रैली जो थी, बहुत पर्सनल अटैक ममता बनर्जी पर नहीं देखा। बिकॉज वो क्या कहती है अपने आप को कि मैं बंगाल की अस्मिता और बंगाल की बेटी, जब बेटी की बात आती है तो महिला की बात आती है। यहां बंगाल में बात महिला चीफ मिनिस्टर होते हुए महिला की सुरक्षा की आती है। अब बात फिर क्या था नाम उसका, आरजिकर मेडिकल केस जब हुआ था, जी जी। उसकी बात आएगी, संदेश खाली की बात आएगी, बेसिकली महिला की सुरक्षा की बात आएगी, बेसिकली विकास की बात आएगी। मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको लेता चलूं, मैंने चाइना की बात की थी, उसको पूरा करता हूं। चाइना में आप चाहे कुछ भी कहिए, उसकी सरकार को कुछ भी कहिए, लेकिन क्या आज चाइना विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में नहीं आता है? आता है। क्या चाइना और भारत एक ही समय पर लगभग दुनिया में नहीं देखे गए थे? देखे गए थे। आज से 50 वर्ष पूर्व लगभग क्या भारत और चाइना एक ही पायदान पर नहीं खड़े हुए थे? खड़े हुए थे। ऐसे में आज चाइना इतना बड़ा कैसे हो जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ में भी काउंटर कर सकता है? क्या चाइना में समृद्धि नहीं है? हम चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले कि चाइना का सामान है, 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन चाइना जो अपने लिए सामान बनाता है वो बहुत बढ़िया सामान बनाता है, उत्कृष्ट क्वालिटी का सामान बनाता है, उसमें समस्या नहीं होती है। ये अलग बात है कि उनके लोगों के साथ में, कि जब हम लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान को उन्होंने जो दिया वो कैसा सिक्योरिटी सिस्टम था जो वहां पर बेकार हो गया, या ईरान को जो दिया वो बेकार हो गया, किसको दिया वो अलग बात है, लेकिन चाइना का खुद का पर्सनल अपने लिए, चाइना पर इतनी आसानी से कोई भी हो, वो अब तक अटैक भी नहीं कर पाया। मेरा कहना यह है कि अगर चाइना की जीडीपी इतनी बड़ी है, चाइना की समृद्धि इतनी बड़ी है, चाइना के पास में लोग जो है, वहां पर रिसर्च जो है वो इतना बड़ा है, इसका मतलब चाइना की सरकार ने कुछ तो किया है। चाहे वहां पर वो, ये अलग बात है कि कैसे किया, मैं कैसे किया पर नहीं जा रहा कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लगाई, वहां पर न्यूज जो है वो केवल वही आती है, अखबार वही होते हैं जो सरकार चाहती है, लेकिन वही फिलॉसफी को पार्टी कौन सी होती है? मैंने 64 साल की बात की भारत में बंगाल के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, यानी कि, और उसके ऊपर जाएंगे तो रशिया की। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि संचालन कहां से हो रहा है? संचालन हो रहा है चीन से। तो संचालन चीन से हो रहा है, लेकिन चीन जैसी समृद्धि आप बंगाल में नहीं ला पाए, बल्कि भद्रलोक को अपने ठोकरों में जीना सिखा दिया। मैंने तीसरी बार बोला ये बात, क्योंकि जो एलिट बात आती है, झरना देखिए मनविंदर जी, ऊपर से बहता है। आप झरना ऊपर से बहेगा और उस पानी को सबसे अधिक साफ माना जाता है। और अगर भद्रलोक ही, एलिट क्लास ही इस तरीके की चीजें करने लगेगा, तो फिर वो जो समाज में मैसेज जाएगा वो बहुत नेगेटिव जाएगा। तो जिस चीन से आप संचालित होते हैं, उस चीन में तो इतनी समृद्धि है, उस चीन में इतनी पावर है, आपने उसी उसी विचारधारा को लेते हुए, माओ की उसी विचारधारा को लेते हुए, कम्युनिज्म की उसी विचारधारा को लेते हुए, क्या बंगाल को विकास नहीं बल्कि विनाश के गर्त में नहीं डाल दिया? और अगर आपने विनाश के गर्त में डाल दिया,
तो फिर ये क्रिमिनल स्टेट इस समय बंगाल बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की बात कर रही है, इस बार वो पर्सनल अटैक की भी बात नहीं कर रही है, तो जय श्री राम की बात भी नहीं कर रही है, वो केवल इतनी बात कर रही है कि पिछले 64 साल में आपने देखा, पिछले 15 साल में, 15 साल हो चुके हैं, 15 से ज्यादा साल हो चुके हैं ममता बनर्जी को, उनको आपने देखा। अब की बार आप देखिए कि पूरे भारत में, और एक और बात इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि अगर भाजपा की सरकार आ जाती है, तो मुझे लगता है कि पक्का आने वाली है, ये आ जाती है तो अगले 15-18 साल ये भी नहीं जाएगी, क्योंकि पिछला ट्रेंड देख लीजिए भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, जिस भी स्टेट में आ रही है 15-18 साल सरकार बना रही है। तो अगर भाजपा बंगाल में आ जाती है तो ये कोई भी अगली बार, ना कांग्रेस तो वहां पर है ही नहीं, खत्म हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां पर खत्म हो चुकी है। रही बात तृणमूल कांग्रेस की, तो वो छटपटा रही है जलबिन मछली की तरीके से। इसलिए बिहार में स्कूल्स में मछली वाली बात आती है तो ममता बनर्जी कूद पड़ती है, बंगाल की बात, उड़ीसा की बात आती है तो ममता बनर्जी कूद पड़ती है। उनको लगता है हर चीज कुछ भी भारत में, दुनिया में हो रही है तो ममता बनर्जी के खिलाफ हो रही है, जैसे कि वही दुर्गा का महाअवतार हो गई है। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि चीन में समृद्धि है, चीन में विकास है, लेकिन बंगाल में विनाश है, बंगाल में समृद्धि नहीं है। बंगाल में एक्चुअली जो स्लम डॉग मिलेनियर, जिसको एक एक ना मल से पूरा सना हुआ जो बच्चा दिखाया गया था उस फिल्म में, वो धारावी से ज्यादा आज बंगाल में जाएंगे तो वहां पर सना हुआ देखेगा। ये बंगाल की हैसियत बन चुकी है और इस हैसियत से निकलना हर बांग्ला भाषी चाहता है, और इसी चाहत को पूरा करने की बात केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार चुनाव बीजेपी अपने पिच पे लड़ रही है और सामने वाले की पिच पर अपने आप को नहीं खिलने दे रही है। ये संयम अगर उनका बरकरार रहा, जो अब तक दिख रहा है, तो ये संयम उनको इस बार चुनाव में जिताएगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही जो रैली की है, उसमें उन्होंने एक बात को पॉइंट आउट किया था कि बंगाल में बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आरजी कर होगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में संदेश खली होगा, isn't it? नहीं, डेफिनेटली मैंने महिला सुरक्षा की बात की, जैसे मैंने आरजीकर की बात की और संदेश खाली की बात की, लेकिन केवल उसकी बात नहीं की जा रही, बात महिला सुरक्षा की बात की जा रही है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। बिकॉज बीजेपी का आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अभियान जो होता है वो 2 जगह पर केंद्रित होता है, 3 जगह पर, एक युवा, एक महिला और तीसरा न्यू वोटर। तो युवा, महिला और न्यू वोटर को हमेशा ये लुभाते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो कैडर वाला पक्का वोट होता है उसको इतना आसानी से आप हटा नहीं सकते। जो कांग्रेस का एकदम मूल कट्टर वोट है, जो जिसको फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आज भी राहुल गांधी जो है वो सोनिया गांधी के पुत्र हैं, या राहुल गांधी इंदिरा गांधी के नाती नवासे होंगे, वो जवाहरलाल, तो वो उसी लेगेसी में देखता है उसको। मोदी चाहे घर पे आकर के जो 15 लाख की बात करते हैं, वो 15 लाख का चेक दे भी देंगे ना, तो भी मोदी उनके लिए राक्षस ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए सब कुछ कर देंगे तो भी आपके लिए आप उनके लिए नामाकुल हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो 3 जगह उनका मुख्य रहता है, एक युवा, दूसरा नया वोटर और तीसरा महिला। तो महिला सुरक्षा की बात ऐसे आती है, नया वोटर आता है, वो पहले आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर ये भी आपको पता चलूं कि इस बार जो बंगाल में चुनाव होने वाला है उसमें हाउसिंग सोसाइटीज में भी इलेक्शन बूथ जो है वो लगने वाले हैं। अब हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन बूथ लगते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है कि आप अपने सोसाइटी से बाहर जाएंगे तो किसी कंपनी, किसी ना पॉलिटिकल पार्टी के गुंज होंगे, गुंडे होंगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको पकड़ेंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन आप अपनी ही सोसाइटी में कर रहे हैं तो यू विल फील सेफ। और पूरा का पूरा कैंपेन जो है डिजिटल हो रहा है। इससे ज्यादा डिजिटल कैंपेन जिसकी बात ज्ञानेश कुमार जी ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे ज्यादा डिजिटल कैंपेन मुझे सुनाई नहीं दिया इससे पहले कब हुआ था। तो डिजिटल कैंपेनिंग के कारण से, ट्रांसपेरेंसी के कारण से ये लोगों के लिए बड़ा सेफ हो जाता है। और किसी ना किसी तरीके से देखिए, आज भी भारत में हम यूएस की बात कितना भी करें, यूरोप की बात कितनी भी करें, लेकिन आम आदमी, मैं आपको एक छोटा सा एक गीत की बात करता हूँ। एक गीत है, मैंने अभी मैथिली ठाकुर का सुना, जो बिहार में मधुबनी से सबसे कम उम्र की विधायिका बनी है। उन्होंने गीत सुना, मैंने उनका गीत सुना कि राजा जी, कि ना हमरा जनाद जो है वो तो डीएम हो, जीएम होवे ना वो तो सीएम डीएम होवे। उसके बाद में कहती है कि हिंद का सितारा वो तो सीएम होवे, सीएम से ऊपर पीएम होवे। लेकिन वहीं पर एक और गायिका है, इसके बाद में वो दूसरी बात करती है कि लंदन सिटी का मेयर हो।
अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के पीएम से ऊपर लंदन सिटी का मेयर है या नहीं। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी यूरोप की छवि, आज भी यूएस की छवि भारत के सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों में कुछ इस तरीके की है कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक सपना, एक आकांक्षा होती है कि जीवन में कभी मौका मिले, अवसर मिले, एक बार वो उन देशों के दर्शन करके आए, देख करके आए कि वो कैसे हैं, क्या वो वैसे ही है जैसी चमक, जैसी दमक की बात आती है। तो क्या पश्चिम बंगाल का नया वोटर ये नहीं सोचता हो? क्या पश्चिम बंगाल का युवा ये नहीं सोचता होगा? वो डेफिनेटली ये सोचता होगा। वो महिला भी ये सोचती होगी कि मुझे 1979 से पहले का ईरान की क्रांति जब हुई थी, उससे पहले वाला ईरान था जहां पर अलग तरीके की तस्वीरें आती थी और उसके बाद में एक दबी ढकी लड़कियों की तस्वीरें आने लगी। मुझे कौन से युग में अपने आप को रहना है, क्या वो महिला नहीं सोचती होगी? ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो इस बार के चुनाव में अपना एक बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा पर्सनल अटैक की बात नहीं हो रही है, जय श्री राम की बात नहीं हो रही है, माँ दुर्गा की बात हो रही है, माँ काली की बात हो रही है, बंगाली की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, क्रिमिनल स्टेट को कैसे वापस लाना है बाहर उसकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की हालत क्या खस्ता हाल नहीं थी? मायावती ने क्या क्या नहीं किया था, अखिलेश यादव ने क्या क्या नहीं किया था, मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या नहीं किया था, कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया था। ऐसा उत्तर प्रदेश जहां से श्री राम आते हैं, जहां से श्री कृष्ण आते हैं, जहां पर काशी है, जहां पर मथुरा है, जहां पर अयोध्या है, जहां पर इतना कुछ है, वहां पर भारत की संस्कृति का पूरा ताना बाना है। उस उत्तर प्रदेश को भी अगर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से निकाल सकते हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कसमें खाई जाती हैं, क्या बंगाल को वापस नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए वही कैंपेन, वही संयम और वही बात करनी होगी जो लोगों के मन की बात है, जिससे लोगों को लगे कि ये बाहर वाले आकर के यहाँ पर शासन नहीं कर रहे हैं जो 2021 में ममता बनर्जी ने किया था। ये और बात है कि उस समय भी बीजेपी की स्ट्राइक रेट थी 3 से 77। तो अगर 3 से 77 पहुंच सकती है वहां पर, तो इस बार 77 से वो 150 के पार क्यों नहीं पहुंच सकती? पिछली बार 3 से 77 में कितना गुना हो गया, इस बार तो केवल 2 गुने की बात मैं कर रहा हूं, 2 गुने से ज्यादा जाएगा, लिख करके लीजिएगा। आपने बहुत बड़ी बात की है निधि जी। और देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अब अपने प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कमर कस ली है, क्योंकि जो उन्होंने पहली सूची जारी की है 144 उम्मीदवारों की, उसमें बीजेपी ने विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को टिकट दिया है। एंड यू नो, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर 2 सीटों से मैदान पे उतारा है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये तो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एग्जैक्टली ये सीक्वेंस अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। उसमें मैं एक चीज और जोड़ता चलूं इसके बाद में, क्योंकि हुमायूं कबीर की बात भी हमको कर लेनी चाहिए। और हुमायूं कबीर कुछ भी वोट काटता है, कुछ भी वोट काटता है तो वोट किसके खाते में जाएंगे, ये बात भी समझनी चाहिए। और उसके लिए भी उस मुद्दे को भी कोई हवा, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने, मैंने कई बार कहा था कि अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है भाजपा, अगर जबरदस्ती उस मुद्दे को हवा नहीं दे रही है। आज का व्यक्ति, आज का युवा किसी भी तरीके से फंसा फंसी नहीं चाहता है, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। और हिंदू जीवन पद्धति जीवन को आगे बढ़ाने की पद्धति है। वो जीवन वन यानी कि हरा भरा रहता है। वन का मतलब थोड़ा सा लोगों को एक दर्शन के तौर पे ये भी समझिए कि जीवन का मतलब क्या होता है। वन वो होता है जो हरा भरा रहता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, बहुत ऑक्सीजन होती है। तो अगर आपके जीवन भी हरा भरा है, समृद्धि से हरा भरा है, अष्टलक्ष्मी से हरा भरा है, तब आप समृद्धि में जाएंगे। और उसके लिए दंगे नहीं चाहिए, उसके लिए एनार्की नहीं चाहिए, उसके लिए युद्ध नहीं चाहिए, उसके लिए कियोस्क नहीं चाहिए। आप सुरक्षित संरक्षित रहें, उसके लिए आपकी सेनाएं सन्नद्ध रहनी चाहिए। इसलिए भारत में समाज नहीं लड़ता है, भारत में राजा लड़ता है। और राजा के पास में उसकी सेनाएं होनी चाहिए, उसके पास में उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और ये सारी की सारी बातें जो है, इसलिए हुमायूं कबीर की बात को हवा नहीं दिया गया, जो बहुत अच्छा किया गया। तो उस मुद्दे को भी ये लोग समझ रहे होंगे, बंगाल का सामान्य व्यक्ति समझ रहा होगा कि इसको है ना, मतलब चुटकियों में छोड़ दिया गया। तो है ना, मतलब चिल्लर है, छोड़ो, तेरे को क्या लेना देना है, तू क्या बरा, हमने वो बाबरी जो ढांचा जो 500 साल से कलंक था उसको मिटा दिया, तो तू कौन से खेत की मूली है, तेरे को तो कभी भी मिटा दिया जाएगा, लेकिन हमें तुझे भाव ही नहीं देना है। तो और अब यहाँ पर ये भी समझिए, उसमें शायद ब्यूरोक्रेसी की बात शायद थोड़ी बीच में रह गई, तो मैं बताता चलूं कि ममता बनर्जी के साथ में, तो उनके साथ में 2 रत्न कौन से होते हैं? एक डीजीपी होता है
और एक मुख्य सचिव होता है, दोनों को हटा दिया गया। आपने भी ये बात कही। तो और हटाने का उनको बहाना भी मिला। दार्जिलिंग जब गई थी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, द्रौपदी मुर्मू जी, जी तो वहां जी। पर उनको प्रेजेंस करने के लिए, उनकी प्रेजेंट के लिए कोई नहीं आया था, तो उसके बारे में बात हुई। उसके साथ साथ में आपको भी जानकारी होगी कि 12 जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस आरएएस ऑफिसर्स जो है, प्रशासनिक एसपी डीएसपी वगैरह, उन्हें हटा दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को चेंज किया गया है कि आपके जो आपको लगता था कि आपके जुडिशरी में बैठे होंगे, आपके बाबू लोग बैठे होंगे, आपके ब्यूरोक्रेसी में बैठे होंगे जो गड़बड़ कर सकते थे, इसका मतलब चुनाव आयोग की तैयारी आज से बहुत पहले से लगातार चल रही है। ये परेशानी भी ममता बनर्जी को है कि आपको चिन्हित कर लिया गया है कि कैसे कैसे आपकी नब्ज को दबाया जाएगा, हर एक आपकी नब्ज को दबाया जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही हैं, जलबीर मछली की तरीके से फड़फड़ा रही हैं और परेशान हो चुकी हैं, बिकॉज शी नोज। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी संसद में क्या कहते हैं कि जॉय बांग्ला बोलेंगे तो फिर आप हमें है ना घुसपैठिया बता देंगे। तो ऐसा ये बेतुका बयान होता है। जॉय बांग्ला बोलने वाले को कोई आदमी घुसपैठिया नहीं बताएगा, लेकिन आपके मन में आ गया है, इसलिए आप हर पैतरा आजमाना चाहते हैं और ये पैतराबाजी अब नहीं चलेगी। इसलिए थोड़ा सा समझिए कि डिजिटल इलेक्शन के साथ साथ में मैंने यहाँ पर एक जो 64 साल की बात कही थी और क्रिमिनल स्टेट की बात कही थी, ये मुख्य मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें लगभग हम लोगों ने समेटी है कि 64 साल की बात करें, कम्युनिज्म के साथ की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, क्रिमिनल स्टेट की बात करें, विकास की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, पर्सनल अटैक्स नहीं हो और आपका प्रबंधन हो, महिला पर, नए वोटर पर और युवा पर, इस पर आपका फोकस हो। जय दुर्गा और जय काली की बात करें, जय श्री राम की बात नहीं करें। मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस बार उस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से ये पहले गए थे। जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, जाना भी चाहिए, लेकिन वो जो बात थी पिछली बार, वो शायद इस बार नहीं हो। देखिए, योगी जी की बात आपने की है, तो जहाँ तक आप और हम दोनों समझते हैं, जब वो किसी चुनाव में कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो एक नया मूल मंत्र ज़रूर दे कर के आते हैं वोटर्स को। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या होता है। आपने नीतीश जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको भी प्रणाम एक बार फिर से। जय श्री राम, वंदे मातरम।